हेलो 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 हेलो। हाँ जी, हीट ऑफ कंबशन पढ़ना है आज। लिख लो हीट ऑफ कंबशन। आज आपका शांत 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 शांत। आज आपका जीओसी जो है फॉर्मली फिनिश हो जाएगा। फॉर्मली फिनिश हो जाएगा और कल से वापस से जीओसी स्टार्ट होगा। यानी कि वापस से स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन पढ़ेंगे, फिर एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, फिर फिनिश हो जाएगा, है ना। तो कल के बाद मतलब आज के बाद 2 लेक्चर और में जीओसी फिनिश हो जाएगा। मतलब इस वीक में जीओसी आपका रैप अप हो जाएगा। बचेगा टॉटोमेरिज्म, तो संडे होगा या सैटरडे होगा, किसी एक दिन होगा, जो भी होगा मेरे क्लास के हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगले वीक से अपने को स्टार्ट करना ही करना है एनी हाउ हाइड्रोकार्बन, है ना। नेक्स्ट वीक का टारगेट है अपना हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करना। तो इस वीक में अपने को 4 लेक्चर वैसे फॉर्मली चाहिए आराम आराम से पढ़ने के लिए। थोड़ा सा स्पीड करेंगे तो 3 लेक्चर में भी हो सकता है ना। बड़ा आराम आराम से पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। क्या? हाँ, एक्स्ट्रा क्लास ही लेंगे, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा क्लास ही लेंगे। इस बार हुई थी आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस? नहीं हुई थी ना? नहीं हुई थी ना? गुड गुड, बढ़िया हुई थी। हाँ, अरे सब चलो आ जाओ। हीट ऑफ कंबशन। देखो, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन हमने पढ़ा था। शांत एकदम, पिन ड्रॉप साइलेंस। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को हमने देखा था कि वो डिपेंड कर रहा था नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पे। जितना ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड था उतना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन था, ये हमने पढ़ा था। और अगर पाई बॉन्ड सेम हो जा रहा था तो क्या हम लोग स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल देख लिए थे? हाँ, आगे आज मैं पढ़ाऊंगा टेस्ट कैसा रहा। टेस्ट कैसा रहा? अच्छा था? सब पढ़ा पढ़ा लग रहा था लेकिन हो नहीं रहा था, ऐसा ही फील आ रहा होगा। लग रहा था ये सब तो है ही। ऑर्गेनिक खासकर ऐसा लग रहा था। मैं ऑर्गेनिक ही पूछ रहा था, है ना। देखो मैं आपको शांत शांत शांत। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि ऐसे ही पेपर नीट में आते हैं। आपको लगेगा पढ़ा हुआ है, और बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे तो छूट जाएगा पेपर। थोड़ा रियलिटी चेक दिया है ना। एक दो लोगों के मेरे पास मैसेज आया, ऐसा मेरे से हो नहीं रहा है, मैं छोड़ देता हूँ प्रिपरेशन, है ना। आसान है, क्विट करना इज द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, राइट। आज आप चाहो छोड़ दो, घर पे सोना बहुत आसान है, सुबह उठ के आना मुश्किल है, राइट। बहुत आसान है, आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आज के बाद 2 साल बाद जरूर लगेगा कि किया जा सकता था, है ना। ऐसा भी नहीं था, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं था। तो मैं बता रहा हूं आपको, सब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा जेन्युइन और ऑनेस्ट की तरफ रखता हूं। देखो, जो इस बार का पेपर मैंने अपने हाथ से डिजाइन किया है, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक नहीं किया मैंने। इनऑर्गेनिक मैंने B3 का किया है। आप एक बार B3 का पेपर भी इनऑर्गेनिक का देख लेना, ताकि आपको आइडिया लगे कि केमिकल बॉन्डिंग नीट एनटीए क्या पूछेगा। आपको लगेगा सुना सुना सा है, आपको लगेगा कि हाँ अच्छा फील हो रहा है, पढ़ाया हुआ है सर ने, नोट्स में भी होगा, क्वेश्चन में भी आपके डीबीपी में मिलेगा, पर वहां नहीं होगा। रीजन, आपने बहुत डेप्थ में सोच समझ के नहीं पढ़ा है। आपने बस पढ़ लिया, ठीक है, आएगा इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। और कोई आप में से एक भी बता दो जो नोट से बाहर हो, एक सवाल उसमें से, एक भी नहीं। नन ऑफ द अबव। ऐसे ही कहा जाता है कि जो पढ़ाएंगे वही आएगा, यही होता है। बट वो आपसे नहीं होगा। हम भी बोलेंगे जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा, बट आपसे नहीं होगा। आपसे होगा कब? जब आप थोड़ा सा क्वेश्चंस का नंबर बढ़ा दीजिए। बहुत सिंपल बात है। डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग के मॉड्यूल्स आप लगाना स्टार्ट करिए हर सब्जेक्ट में, है ना। और आप फिक्स पैटर्न, अगर आप जो मेरे बताए हुए पैटर्न को फॉलो करेंगे तो होगा। 2-3 टेस्ट में आप देखोगे होना लगेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं, डोंट डिपेंड ऑन वन सोर्स। एनटीए को वेदांतु से मोहब्बत थोड़ी है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, वीटी सर से मोहब्बत थोड़ी है कि मेरा ही नोट से सवाल आएगा। ऐसा कभी नहीं होता। होगा मेरे नोट से ही, बता दो कोई नोट से बाहर था तो नहीं, है ना। आपसे कब होगा? जब आप बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेस करते हैं। एक ही हीट ऑफ कंबशन का आपने इधर भी लगा लिया, दूसरा बुक भी लगा लिया, दूसरे कोचिंग का भी लगा लिया, 50-60 क्वेश्चन आपने हीट ऑफ कंबशन का लगाएंगे तो सारी वैरायटी कवर हो जाएगी।
अदरवाइज एक वेराइटी आपको हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, दूसरा वेराइटी एग्जाम में आ गया, आपको नहीं होगा। ट्रू। तो थोड़ा सा रियलिटी चेक में रहिए, रियलिटी चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसीलिए मैंने बोला था ऊपर वालों को कि मैं मेरे हर 15 दिन पे तुम 7,000 रुपए 7,500 रुपए खर्च कराते हो, अगर 700 नहीं आए तो मैं सूद के साथ वापस भी लूंगा। तो मैं बोला था क्योंकि मुझे पता था कुछ तुम बायो कर लो, तुम फिजिक्स कर लो, तुम ऑर्गेनिक नहीं ला पाते, राइट। ऑर्गेनिक ऐसा नहीं था बहुत डिफिकल्ट था, बट ट्रिकी था, राइट, यू कैन से ट्रिकी। ऑप्शंस में क्वेश्चन थे, आप देखोगे तो आपको लग रहा था कि यार केवल डायग्राम बना के दे दिया होता तो कर लेते, है ना, बट वो नाम बना के दिया था। तो पूछा जा सकता है, नाम भी एनसीईआरटी में, डायग्राम भी एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी से बाहर हो जाएगा नहीं, पेपर एनसीईआरटी से बाहर था नहीं, है ना, पेपर आपके सिलेबस का था। थोड़ा सा डेप्थ में कि अगर मैं आपको सेकेंडरी पेंटाइल बोलूं तो आपको चमकना चाहिए सेकेंडरी पेंटाइल क्या है, अगर मैं आपको आइसोब्यूटाइल बोलूं तो आपके दिमाग में चमकना चाहिए, एंड इट कम्स विद प्रैक्टिस। वो अपने आप नहीं होगा, वो प्रैक्टिस से आएगा, और प्रैक्टिस एक सोर्स पे रहोगे वो रैट रेस में भागते रहोगे। दैट इज द नॉर्मल वे ऑफ प्रिपरेशन, नॉर्मल करोगे सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। पेपर का लेवल बढ़ेगा, 200% लिख के दे रहा हूं, पेपर का लेवल 2025 में बढ़ा हुआ मिलेगा, है ना। ना इलेक्शन का लोड है, ना किसी चीज का लोड है उन लोगों को, है ना, और अपनी इज्जत उनकी शाख पे लगी हुई है लास्ट ईयर के जो सिनारियो हुआ उससे, तो उससे वो पूरा बचाने की कोशिश करेंगे, और वो एक ही तरीका है, कट ऑफ को डाउन लाइए, कट ऑफ को डाउन लाने का तरीका है पेपर को थोड़ा अप ले जाइए, कोई एक पेपर अच्छा बन जाएगा, है ना। जैसे फिजिक्स अच्छा बन जाए, जरूरी नहीं है कि केमिस्ट्री ही बने, केमिस्ट्री हो सकता है अच्छा बन जाए, हो सकता है बायो लेंदी हो जाए, रहेगा एनसीईआरटी से, आप कुछ कह नहीं पाओगे एनटीए को कि हाँ एनसीईआरटी से क्यों नहीं दिया, दिया एनसीईआरटी से उसने, राइट। तो दिस इज अ रियलिटी चेक, थोड़ा सा रियलिटी में जिया करिए, अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा आपके प्रिपरेशन के लिए, है ना। बाकी सब ठीक है, सब्जेक्ट अच्छा चल रहा है, फील हो रहा है, मजा आ रहा है, सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, दैट इज अनदर थिंग। मान लो मैं बहुत अच्छा टीचर बन गया, आपको पढ़ा के मैं टीचर अच्छा बन जाऊंगा, राइट, बट आपका सिलेक्शन नहीं करा पाया तो मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ, ठीक है। मैं उन उस गेम से अलग हूं, मेरे को हो गया वो सब देख लिया हूं मैं, फेमस देख हो गया हूं, सब हो गया, सब देख लिया, पैसे वैसे सब देख लिए, पर मेन जो मुद्दा है ना वो है सिलेक्शन तुम्हारा, राइट। जो डॉक्टर्स तुम लोग बनोगे तभी काम करना अच्छा भी लगेगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। तो बी इन रियलिटी चेक, 6 घंटे की प्रैक्टिस नहीं करेंगे छूट जाएगा गाड़ी, समझ में आ रहा है। अभी भी आज से 2 महीने बाद ये मैं स्टेटमेंट नहीं बोलूंगा आपको कि अब से स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा, बट अभी भी मैं बोल रहा हूं 6 घंटे की प्रैक्टिस जरूरी है, 2 घंटे हर सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है। क्लास 9-10 के माइंडसेट से बाहर आइए कि सर आप पढ़ा दीजिए हम बाद में लिखेंगे, हम ना आपके नोट से फिर देखते हैं, दैट इज नॉट द रियलिटी, राइट। आप अगर कोटा वगैरह में जाएंगे वहां पे ये सब सोचना ही नहीं होता टीचर को कि आपको लिखना भी है, अंडरस्टूड है कि इतने तो आप समझदार हो गए हो ना कि आप साथ में मेकअप कर लोगे, थोड़ा समझ रहे हो फिर हाथ में लिख भी रहे हो, फिर समझ रहे हो फिर लिख रहे हो, राइट। इतना कोपअप समझ के आना पड़ता है, वहां पे कोटा में समझा जाता है कि हाँ आपको आता है, राइट। बट मैं कुछ लोगों को देखता हूं, आप लोग पढ़ते हो फिर इसी चीज को फिर वापस पढ़ते हो 6 घंटे, एंड दैट इज, अगर मैं इंग्लिश के वर्ड्स में बोलूं, बुलशिट। कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा, आपके कोई नंबर नहीं बढ़ाने वाला है, राइट। आप पढ़िए, उसके बाद उस पर अगर क्वेश्चंस लगा लिए, क्वेश्चंस नहीं होंगे, आप 70% क्वेश्चंस होंगे, 30% नहीं होंगे, और नहीं होंगे वो टॉपिक को जितना सिखाएगा ना वो कुछ नहीं। जैसे आपको लगता है कि सर साथ साथ लिखेंगे तो शायद कुछ मिस हो जाए, मान लेते हैं 20% मिस हो गया, जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो 20% मिस हुआ वो तो कवर हो ही जाएगा, 10% और एक्स्ट्रा सोचने में आ जाएगा, समझ रहे हो। तो दीज आर थिंग्स जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है ना। पेपर का लेवल ऐसा ही होता है, चाहे मैं आपसे कितना भी, देखो कोचिंग में पटना में क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूँ, 2 तरह के पेपर बनते हैं, एक टॉप बैच के लिए अलग, बाकी बैचेस के लिए अलग। आपका 650 आएगा, आप खुश रहोगे, और वाह, बेस्ट टीचर, बेस्ट स्टूडेंट, पेरेंट्स भी खुश, आप भी खुश। 4 मई को पता लगेगा मेरी गलती थी, मैं पैनिक हो गया, मेरे से हुआ नहीं, या आप अपनी गलतियां निकालोगे, हमारी नहीं निकालोगे, एंड दैट इज नॉट द रियलिटी, दैट इज नॉट द रियलिटी। अगर मैं आप अभी से आपको रियलिटी चेक दूं तो शायद आप में इंप्रूवमेंट की स्कोप बहुत है, और आप कर सकते हो। और इतना मैं जानता हूं कि अगर आप नींद चैन
त्याग करके अगर आप सुबह 8 बजे यहाँ आके बैठ जा रहे हो तो मेहनती तो तुम कर तो सकते हो। दैट इज, आप लिखवा ले सकते हो मेरे से, तुम कुछ ना कुछ अच्छा कर जाओगे लाइफ में, ये तो मैं ये दे देता हूँ आपको, राइट। आज से 5 साल बाद तुम्हें ये चीज फील होगी, मतलब तुम कुछ अच्छा करना चाह रहे हो अंदर से, तभी तो तुम आ रहे हो। वरना तो क्या, अच्छी नींद आ रही थी, सुबह की नींद तो सबसे प्यारी होती है ना, उसको सोया जा सकता था। लेकिन यहां आके बैठना पढ़ना, इसका मतलब अंदर जिगरा है, करने की इच्छा शक्ति है, किया जा सकता है, बस सही ट्रैक पे नहीं हो, वो थोड़ा सा मुश्किल है। सही ट्रैक पे करो, है ना। आप काम ही करते हो बट दीवार को धक्का मारोगे, वर्क डन 0 ही निकलेगा। वही कहने का मतलब है, वर्क डन सही डायरेक्शन में करो तो आपका वैल्यू आएगा, तो आपकी रिजल्ट आएगी। अदरवाइज अदरवाइज वही रैट रेस है भाई। 20 लाख लोग दे रहे हैं, 20 लाख लोग फिर से तैयारी कर रहे हैं, 20 लाख लोग, हमारे लिए तो बेनिफिट है, राइट, बट आपके लिए वो बहुत नुकसानदेह है, ठीक है ना। 6 घंटे की प्रैक्टिस जिस दिन से ऐड करना स्टार्ट करोगे, और इस साल की बात बताता हूं, लगभग 1000 से ऊपर लोग चेंज हुए हैं, उनका नंबर इंप्रूव हुआ है, केवल मेरे कनेक्शन में है और मेरे व्हाट्सएप में है। उसको दूर जाने की जरूरत नहीं, मैं अपना व्हाट्सएप खोलूंगा, आपको दिख जाएगा, है ना। सो 6 घंटे की प्रैक्टिस करना जरूरी है। लोगों को जनरली 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप के बाद समझ में आता है, या फर्स्ट ड्रॉप के बाद समझ में आता है। आप अगर पहले साल से ही मेरे साथ जुड़े, अगर समझ जाएंगे, सो मच सो गुड, ठीक है। लेक्चर में ही लिखना है। ऑनलाइन में बच्चे जब लिख पा रहे हैं, अब भी लिख पाएंगे, सीरियस स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप भी लिख पाएंगे, है ना। टीचर के पीछे मत पड़िए कि हाँ रुको, ऐसे करो वैसे करो, वह खुद ही दे देता है टीचर वैसे, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगी सिलेबस को सीक्वेंस में रखना हमारी मजबूरी होता है, अदरवाइज एंड डेट हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो एंड डेट नहीं बिगड़ेगा, मेरे केस में तो नहीं बिगड़ेगा, राइट। मेरे केस में मैक्सिमम 4 से 5 क्लासेस का इधर उधर होगा, 4 से 5 क्लासेस ज्यादा जा सकता है। हो सकता है 30 नवंबर को हमने मन में रखा है कि 30 नवंबर को आपका फिनिश हो रहा होगा, हो सकता है 5 दिसंबर हो जाए, दैट विल ओनली द केस। मेरे केस में खींचेगा नहीं, ऐसा नहीं कि जनवरी जा रहे हैं फरवरी जा रहे हैं। जनवरी फरवरी अगर मैं अपने सिलेबस को लो गया, मैं आपके सिलेक्शन के लिए मतलब सीरियस नहीं हूं, सिंपल है। आपका यहीं पे कंप्लीट होना है, नवंबर में ही होना है तो होना है, राइट। ऑल प्यूरिफिकेशन व्यूरिफिकेशन सब सब मिला के, ठीक है। द लास्ट बिग चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन, इसके बाद सब छोटे छोटे हैं, है ना। कुछ कुछ रिएक्शन है, किसी में 15 रिएक्शन है, किसी में 10 रिएक्शन है, किसी में 5 रिएक्शन है। रिएक्शन से क्वेश्चन है, रिएक्शन से क्वेश्चन से, बस, है ना। बहुत ज्यादा वो नहीं है, ऑर्गेनिक डिफिकल्ट नहीं है, आप बना लेते हो क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। आज से लिख लेना, घर यहां पे जाने के बाद थोड़ा सा 1 घंटे 1.5 घंटे का ब्रेक लिया करो, जिसमें सोना नहीं है, ठीक है। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐड भी कराया है, जो लोग मिले हैं पर्सनली, आपको भी मैं बता देता हूं। यहां से जाने के बाद अगर आप नहा लेंगे तो ही आपसे बेटर काम होगा। अगर आप सोचेंगे नहीं वैसे ही करेंगे, ठीक है चल रहा है, तो फिर चलेगा ही, फिर अच्छा नहीं होगा। यहां से जाइए, नहा लीजिए। कुछ लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, उनकी मजबूरी है, तो फिर आप पूरा फेस वेस धो लीजिए अच्छे से, पूरा सब कुछ, है ना। फिर वापस से एकदम जैसे 8 बजे आप ताजे ताजे हो, फ्रेश हो, वैसे ही 3 बजे आपको वापस फ्रेश होना है, क्योंकि वो आपका दूसरा कोचिंग स्टार्ट हो रहा है। एक कोचिंग अभी के लिए है, आप एनर्जाइज्ड हो, आपको 3 लेक्चर दिया जा सकता है, आप कर सकते हो, आपका दिमाग एक्सेप्ट कर लेगा। बट अगर मैं 3 बजे बोलूं, 3 बजे आपका दिमाग थक चुका है, क्योंकि आप सोच रहे हो ना यार, दिमाग से काम करवा रहे हो, दिमाग की कैपेसिटी है। आप जाके लंच करो, मतलब नहा के लंच करो या लंच करके नहा लो, जो आपकी मर्जी हो, पर नहा लो, राइट। आप फ्रेश हो जाओगे, उसके बाद आपको ना नींद आएगी, ना आपको आलस आएगा, ना आपको फटीग होगा, ना आपको सोने का मन करेगा, फिर आपको पढ़ने का मन करेगा, ठीक है। फिर आप अपना 2 घंटे फिजिक्स का प्रैक्टिस करो, 2 घंटे केमिस्ट्री का प्रैक्टिस करो, 2 घंटे बायो का प्रैक्टिस करो। 2 घंटे भी नहीं करना होता है, 1.5 घंटे बताया मैंने। 30 मिनट में आज का नोट्स पूरा रिवाइज, जो भी है, आप लिखो ना लिखो चलो कोई बात नहीं, वहीं से नोट्स रिवाइज कर लिया। पर घर पे जाके नोट्स बनाओगे, आपको मैं लिख के दे रहा हूं, यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, आपको बहुत अच्छा नहीं होगा घर पे जाके अगर आप नोट्स ही बना रहे हैं, है ना। और 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, रोज ऐसा कर रहे हो 6 महीने तक, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। कभी कभी चलता है कि ठीक है एक सब्जेक्ट थोड़ा तेज निकल गया, एक सब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस कराना था, निकल गया। बट अगर रोज कर रहे हो, सॉरी पहले बता देता हूं, 6 महीने लगातार आप नोट्स ही बना रहे हैं, फिर आप नोट्स बनाओगे ना, अच्छा हैंड राइटिंग वाले आप बन पाओगे, बट आपका नॉलेज बढ़ा नहीं, राइट। आपको 30 मिनट में पूरा
क्लास का रिकैप दिमाग में होना चाहिए कि पहला आज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हुआ है, फिर कंबशन हुआ है, फिर रेजोनेंस एनर्जी हुआ है, फिर उसमें ये 5 कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद यही क्वेश्चन हुआ, 30 मिनट में पूरा रिवाइज, देन अगेन 1.5 घंटे में क्वेश्चन, और 1.5 घंटे में केमिस्ट्री के आप 50 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। 1 घंटे में करना होता है 45, मैं 1.5 घंटे में 50 बोल रहा हूं, बहुत आसान है ना। फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो थोड़ा स्लो हो गए इसलिए। फिर थोड़ा सा आधे घंटे 1 घंटे का ब्रेक देना है, सोना नहीं है, ध्यान रखना है ना। यू हैव टू इंक्रीज योर मेंटल स्ट्रेंथ। देखो क्या होता है, मेंटल स्ट्रेंथ की मैंने एक किताब पढ़ी है, उस बुक में बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप अपना 5 किलोमीटर सोचो कि आज मुझे 5 किलोमीटर भागना है, 1 किलोमीटर पे दिमाग बोलेगा रुक जाओ, दैट इज योर चेक, दैट इज योर मेंटल चेक। और अगर आप रुक गए, आप 1 किलोमीटर से ज्यादा कर ही नहीं पाओगे। बट अगर आपने आपको पुश किया, थोड़ा सा पुश योर लिमिट, थोड़ा सा अपनी, वो कहते हैं ना, औकात बढ़ाओ, आपने अपने दौड़ने की औकात बढ़ाई, तो शायद आप 1 करने वाले थे बट आप 1.5 पे रुकोगे, 2 पे रुकोगे, और फिर अगले दिन अगर आप 2 के बजाय 2.5 पे रुके, दैट इज योर मेंटल स्ट्रेंथ का लिमिट। फिर आप 3 पे रुकोगे, अगले दिन 4 पे रुकोगे, 5 पे रुकोगे। ऐसे ही बेटा स्पोर्ट्स वाले लोग, अच्छे लोग जो टॉपर्स होते हैं, वो अपने आप को पुश करते रहते हैं कि ठीक है, नहीं यहां नहीं रुकना है, थोड़ा आगे रुकना है, थोड़ा आगे रुकना है, क्योंकि दिमाग हमेशा आपको अपने कैपेसिटी से कम करने की कोशिश करता है, राइट। क्योंकि जब आप ज्यादा काम करोगे तो क्या इसको भी अपने न्यूरॉन्स ज्यादा काम में लगाने होंगे, और वो नहीं करने देता वो। तो मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए अपने आप को आपको खींचना पड़ेगा, ठीक है। और रोज मन करेगा नहीं यार, कल करेंगे बायो, कल करेंगे फिजिक्स, कल करेंगे केमिस्ट्री, 2 ही कर लेते हैं, एक ही सब्जेक्ट कर लेते हैं, फिजिक्स मेरा वीक है, मैं यही पढ़ता हूं। तो जो आपको फील गुड होगा उससे नंबर नहीं आएगा, है ना। रोज मैं आपको बता रहा हूं ना, आप कहना बहुत आसान है कि ना 2 घंटे का तीनों तीनों पढ़ो, बट इट इज नॉट इजी। ये एक दिन में नहीं आएगा, 2 दिन में, हैबिट में नहीं आएगा, बट एक वीक में जरूर आ जाएगा। अगर आपने छोड़ा नहीं, अगर आपने आपको टूटने से बचा लिया, अगर आपने मेंटल स्ट्रेंथ को अपने ब्लॉक कर लिया कि नहीं मेरे को करना ही है, तो हो जाएगा। इन ऑल अदर केसेस फिर दिमाग आपको रोकेगा, दिमाग तो सोना चाहेगा, दिमाग तो रिलैक्स करना चाहेगा, सिंपल है। मेंटल स्ट्रेंथ हमेशा आपको पीछे करेगा, आपको अपने आप को पुश करना ही है, दैट इज ओनली द वे, ठीक है। थोड़ा सा रियलिटी चेक था, मैंने दिया आपको ताकि आप सही ट्रैक पे वापस आए और अपने पढ़ाई को उसी हिसाब से रखना, ठीक है। ऑनेस्ट पढ़ाई करोगे सिलेक्शन होगा, फील से पढ़ाई करोगे बहुत नहीं होगा, ठीक है। फील कुछ और कहेगा, सिलेक्शन कुछ और मांगता है, डिमांड कुछ और है। चलिए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में कर रहा था लास्ट टॉपिक में, वहां पे मैंने आपको एक क्विक रिकैप दे दूं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड था क्या। मोर पाई बॉन्ड मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज हो रहा है। अगर पाई बॉन्ड सेम है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। बस यही 2 चीजें थी जिससे हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकल पा रहा। आइए हीट ऑफ कंबशन की बात करते हैं। पहले समझते कंबशन क्या है, फिर हीट वीट की बात करेंगे। पहले कंबशन रिएक्शन क्या है। तो कंबशन का मतलब होता है जलाना, जलाना। जैसे आप माचिस लगाते हो तो चीजें जल जाती हैं, वैसे ही कंबशन भी जलाना है। लेकिन ध्यान रखिए, जलाना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसी को क्या बोलते हैं, कंबशन। कंबशन जो टर्म होता है, जैसे मान लो आप गैस जला रहे हो, है ना, गैस जला रहे हो या कोई और चीज जला रहे हो, अगरबत्ती जला रहे हो, उसको हम कंबशन नहीं बोलते। कंबशन केमिस्ट्री का टर्म है जहां पे हाइड्रोकार्बन को जलाने के लिए यूज होता है। अगर आप हाइड्रोकार्बन को जला रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसी को क्या बोलते हैं, कंबशन। जलेगा ये भी, यहां भी जलने के बाद एशेस ही बनेंगे, राख ही बनेगा, बट जलने इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, कंबशन। कंबशन इज सिंपली हीटिंग या बर्निंग, दोनों प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, कंबशन। हीटिंग हो या बर्निंग हो, अच्छी बात है, हीटिंग या बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हीटिंग या बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हीटिंग या बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, हीटिंग या बर्निंग किसका, हाइड्रोकार्बन का। तो हीटिंग या बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। हीटिंग या बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि आपके पास केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन को बर्न करना है और इसी का कंबशन पढ़ना है, बाकी का कंबशन नहीं पढ़ना है।
हीटिंग या बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन। अब आपने फिजिकल केमिस्ट्री में, वैसे थर्मोकेमिस्ट्री एक चैप्टर है जहां पे आप पढ़ोगे इस रिएक्शन को, लेकिन वो रिएक्शन में यहां पे बस आपको बता देता हूं ताकि आपको आइडिया रहे। जैसे आपके पास हाइड्रोकार्बन होगा, मान लीजिए CXHY, लिख देता हूं। आपके पास हाइड्रोकार्बन होता क्या है? CnH2n+2, यही होता है, इसी फॉर्म में हाइड्रोकार्बन पाया जाएगा, CnH2n+2। उसको मैं CXHY से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। X मतलब कार्बन का मोल, Y मतलब हाइड्रोजन का मोल। अब पूछा जाता है आपसे, अगर CXHY है तो कितने मोल O2 रिक्वायर्ड होंगे कंबशन के लिए? अगर मान लो मैं एक हाइड्रोकार्बन लेता हूं, मान लो C3H8, क्या ये प्रोपेन लिया है मैंने? अब प्रोपेन में पूछा जाता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 विल बी रिक्वायर्ड, कितने मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड होंगे ताकि ये पूरा जल जाए। ये मोल का क्वेश्चन होता है आपके लिए, ठीक है। यहां पे मोल वोल नहीं लगाना, यहां पे स्टोइकोमेट्री नहीं लगाना, यहां पे सीधा फॉर्मूला उससे आंसर आएगा। किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाने के लिए कितने मोल्स O2 रिक्वायर्ड होते हैं? तो मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड होता है X + Y/4। X कितना है? 3, Y/4 करोगे 8/4। क्या आपके पास 5 मोल्स आ रहा है? तो C3H8 को जलाने के लिए, पूरी तरह जलाने के लिए क्या 5 मोल O2 रिक्वायर्ड है? और हमने बहुत बचपन में पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन जलता है तो CO2 और वाटर बनता है ना? कैसे बनता है? देखो, जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो क्या ऑक्सीडेशन होगा? कार्बन का ऑक्सीडेशन कराओगे क्या CO2 बन जाएगा? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कराओगे क्या वाटर बन जाएगा? इसीलिए बोलते हैं हाइड्रोकार्बन में क्या बनता है? CO2 और वाटर। क्यों? ऑक्सीडेशन है। और हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन कराओ, कार्बन का ऑक्सीडेशन CO2, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। कार्बन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर दिया, हाइड्रोजन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? कितने मोल CO2 रिलीज हो गए? जब पूरा पूरा जल गया तो कितना CO2 रिलीज हुआ और कितना O2, कितना वाटर रिलीज हुआ? तो यहां पे X मोल CO2 रिलीज होता है, X मोल CO2 रिलीज होता है, और Y/2 मोल्स ऑफ वाटर रिलीज होता है। मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जाएगा कि क्यों Y/2 आ रहा है, क्यों X + Y/4 आ रहा है, बट यहां पे सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। कितने मोल CO2 रिलीज हो रहे हैं? क्या X मोल हो रहा है तो क्या 3 मोल यहां पे लिख सकता हूं? कितने मोल आपके पास वाटर रिलीज हो रहे हैं तो क्या मैं लिख सकता हूं 4 मोल ऑफ वाटर, 8/2। हाँ, तो 3 मोल यहां पे बेटा आपके पास CO2 रिलीज होगा। X मोल क्या रिलीज होता है? CO2, एंड Y/2 मोल्स ऑफ वाटर, 8/2 मोल्स ऑफ वाटर। इस पूरे प्रोसेस को कार्बन यहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला है और CO2 और वाटर प्रोड्यूस हुआ है, क्या यही बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन है? अगर बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंबशन। अब कोई भी चीज अगर जल रहा है तो ऑब्वियसली हीट रिलीज होगा। कागज जलाओ, कुछ भी जलाओ, हीट रिलीज होगा। तो चूंकि जो यहां हीट रिलीज होता है बर्निंग में, हमेशा हीट रिलीज होगा, और अगर हीट रिलीज होगा तो इसी हीट रिलीज को क्या बोल देते हैं? हीट ऑफ कंबशन। हीट रिलीज को हम लोग बोल देते हैं हीट ऑफ कंबशन। अच्छा, हीट अगर रिलीज हुआ है तो क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा? और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा H कैसा लिख दूं? नेगेटिव। डेल्टा H इज नेगेटिव, या लेस देन 0 लिखो या डेल्टा H को नेगेटिव लिख दो, एकदम सिंपल बात है। क्लियर है? हीट ऑफ कंबशन आ गया। अब यहां पे एक चीज समझ में आई होगी, यहां पे एक चीज समझ में आई होगी, जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ही ज्यादा हीट रिलीज होगा। भाई अगर मान लो मैं एक मतलब मीथेन जलाऊं तो क्या रिलीज होगा? 2 कार्बन हो तो और ज्यादा रिलीज हो गया, 3 कार्बन हो और ज्यादा रिलीज होगा, 4 कार्बन को जलाने में और ज्यादा, है ना? एक कॉपी का एक पेज जलाओ, कम हीट रिलीज होगा, पूरा पूरा कॉपी जला दो, ज्यादा हीट रिलीज हो गया। तो जैसे जैसे अमाउंट बढ़ा रहे हैं कार्बन का, क्या वैसे वैसे हीट रिलीज ज्यादा हो रहा है? तो मैं बोल दूं कि हीट ऑफ कंबशन केवल एक चीज पे डिपेंड कर रहा है, क्या नंबर ऑफ कार्बन है। जैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पाई बॉन्ड पे डिपेंड कर रहा था, वैसे ही हीट ऑफ कंबशन क्या नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। मोर कार्बन, जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ही हीट रिलीज होगा, और उतना ही हीट रिलीज होगा तो क्या एक्सोथर्मिक उतना ही ज्यादा होगा। अगर मान लो नंबर ऑफ कार्बन सेम हुआ तो, इफ नंबर ऑफ कार्बन इज सेम, मान लो 2 प्रोपेन ही जला रहे हैं, अगर दोनों में नंबर ऑफ कार्बन तो सेम आ गया, तब हीट ऑफ कंबशन आप कैसे देखोगे? जैसे HOH देखते थे, जब पाई बॉन्ड सेम था तो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखे थे।
जब हीट नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो भी यहां स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल देख लोगे, खत्म कहानी। तो स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल देख लोगे। एक और चीज यहां पे देखी जाती है कि अगर स्टेबिलिटी से भी सॉल्व ना हो तो क्या ब्रांचिंग से देखते हैं। और यहां पे लिख लीजिए हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। बेसिकली होता है स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है। तो जब स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल करोगे तो वहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। आप सीधा ये लिख लो। दो ही फैक्टर्स है जिस पे हीट ऑफ कंबशन डिपेंड करता है। बस एक चीज ध्यान रखते हैं, सबसे पहले आपको किसको प्रायोरिटी देना है, नंबर ऑफ कार्बन को। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हुआ तो ही स्टेबिलिटी देखना है, और अगर स्टेबिलिटी से भी सॉल्व ना हो तो जाके आपको ब्रांचिंग देखना है। ब्रांचिंग को पहले मत लगा देना, ठीक है ना। ब्रांचिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन बन जाना, ब्रांच हो जाना। ब्रांचिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, जितना ज्यादा ब्रांच बन रहा है उतना ही ज्यादा हीट ऑफ कंबशन होगा। तो जैसे एचओएच में दो फैक्टर था, एचओसी में भी दो ही फैक्टर है। इसके बाद बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाओगे ज्यादा हीट रिलीज होगा, स्टेबिलिटी कम होगा ज्यादा हीट रिलीज होगा, ब्रांचिंग ज्यादा हीट रिलीज होगा। बस अब यहां पे क्वेश्चंस करते हैं। क्या है, नहीं, हाँ, हीट ऑफ कंबशन हो गया। नेक्स्ट, हीट ऑफ कंबशन के बाद क्वेश्चंस करते हैं जल्दी फटाफट। यस, ये x प्लस वाई बाय 4 केवल ऑक्सीजन के लिए, बाकी चीजों से रिएक्शन करेगा तो कैसे निकालेंगे, मोल कॉन्सेप्ट। हमारे में केवल कंबशन पढ़ना है तो हम केवल ऑक्सीजन वाला पढ़ते हैं। हीट ऑफ कंबशन हो गया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस में दिमाग लगाना और सबका आंसर मन में देना, चिल्लाना नहीं है। मन में सोच लो, फिर मैं जो बताऊंगा उससे मैच कर लेना। सबसे पहले हमने पढ़ा था नंबर ऑफ कार्बन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखना है। क्या यहां एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन आ रहा है? तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाओगे सबका आंसर यही आ रहा है, हीट ऑफ कंबशन का। तो दिस इज द एचओसी का ऑर्डर, हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आपके पास देखोगे तो नंबर ऑफ कार्बन आपके पास सेम आ रहा है। नंबर ऑफ कार्बन सब में सेम आ गया। क्या नंबर ऑफ कार्बन सब में 5-5 आए हैं? अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो तो क्या ब्रांच, पहले स्टेबिलिटी देखेंगे, लेकिन यहां पे हाइड्रोकार्बन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? देखते नहीं भाई, या तो कार्बोकेटाइन होना चाहिए था, या तो कार्बोनाइन, या तो फ्री रेडिकल। भाई इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी होती है ना, कंपाउंड की स्टेबिलिटी थोड़ी देखते हैं। तो स्टेबिलिटी नहीं देख सकते, क्या ब्रांच देख लेंगे? तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच है? तो क्या आपके पास 3-2-1 हो जाएगा, या एबीसी बोल दो। नेक्स्ट, अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या यहां भी नंबर ऑफ कार्बन ही हुआ? लोग इसमें स्टेबिलिटी देखने लगते हैं कि सर ये स्टेबल है, लेकिन पहले स्टेबिलिटी नहीं देखना है। जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो तभी स्टेबिलिटी देखना होता है, हमेशा नहीं। तो क्या नंबर ऑफ कार्बन यहां 3 कार्बन है, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन? तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है क्या आपकी हीट ज्यादा रिलीज होगी, हीट ऑफ कंबशन ज्यादा हो गई, एबीसीडी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखोगे तो नंबर ऑफ कार्बन क्या आ गया, सेम। सब में कितने, 6-6 कार्बन है क्या? पहले वाले में भी 6, दूसरे में 6, तीसरे में 6, चौथे में 6। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम आया तो दूसरा ऑप्शन क्या देखते हो, स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता है, जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबल होगा। भाई यहां पे एंगल स्ट्रेन लगता है ना, क्या यहां पे एंगल स्ट्रेन लगता है? साइज छोटा है, सारे एटम्स पास आ गए, रिपल्सन होगा, इसी को एंगल स्ट्रेन कहते हैं। व्हाट इज एंगल स्ट्रेन? एंगल स्ट्रेन आज का ही टॉपिक है वैसे, डांसिंग रेजोनेंस, वहां पे एंगल स्ट्रेन समझना है।
एंगल स्ट्रेन क्या होता है, देखो जरा ध्यान से, क्या इसका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है या नहीं है? भाई साइक्लोप्रोपेन में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है या नहीं है? सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हैं। अब sp3 वाले का बॉन्ड एंगल होना कितना चाहिए था? 109 के आसपास, 109.5। तो इसका एंगल होना चाहिए था 109.5, लेकिन है कितना? 60 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री आ जाता है ना यहां पे। तो देखो 109 पे होना चाहिए था, दूर दूर होना चाहिए था, 60 पे आ गया है। तो क्या पास पास आ गया है? क्या रिपल्सन हो रहा होगा? और इसी को क्या बोलते हैं? एंगल स्ट्रेन। जितना एंगल होना चाहिए था, अगर उससे कम एंगल है, इसी को क्या बोलते हैं? एंगल स्ट्रेन। आप देखोगे sp3 होना चाहिए था, 109 होना चाहिए था, लेकिन है कितना एक्चुअली में? 60। तो क्या वो पास पास आ गया, और पास पास आने से रिपल्सन हुआ, रिपल्सन हुआ तो एंगल स्ट्रेन। एक्सपेक्टेड अगर बॉन्ड एंगल कम आ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? एंगल स्ट्रेन। खैर, यहां पर रिपल्सन लग रहा होगा। अब ये रिपल्सन लग रहा है, एक बार आपने कहीं ना कहीं तो ये फिनोमेना देखा होगा। जैसे मान लो एक बैम्बू ट्री देखा आपने, है ना? बैम्बू ट्री का मान लो एक ऐसे हमने बैम्बू में से एक काट लिया है, एक मान लो स्टिक काट लिया है, ठीक है? अब एक स्टिक इतना लंबा है वो काट लिया है, और जब ये हरा होता है तो क्या इसको आप मोड़ भी सकते हो? आसानी से टूटेगा नहीं, मोल्ड हो सकता है, ठीक है? कुल मिला के आप देखोगे तो कुछ वैसा ही ये बिहेव करता है जैसे साइक्लोप्रोपेन। ध्यान से बोर्ड पे, इसमें बहुत एंगल स्ट्रेन हो रहा है, बहुत रिपल्सन हो रहा है इसमें, है ना? बहुत एंगल स्ट्रेन है, बहुत रिपल्सन हो रहा है। तो क्या करता है? स्ट्रेट ना होके अपने आप को बेटा मोड़ लेता है। तो साइक्लोप्रोपेन के कोई बॉन्ड्स पूछे कि क्या ऐसा होता है ना? साइक्लोप्रोपेन का बॉन्ड बेटा थोड़ा सा मुड़ा होता है। ये वाला साइक्लोप्रोपेन का बॉन्ड भी थोड़ा सा मुड़ा होता है। क्यों? रिपल्सन हो रहा था, और रिपल्सन होने के लिए पहले ऐसे था, रिपल्सन हो रहा है, दूर जाना चाहेगा, थोड़ा सा ऐसा हो गया। समझ में आया? पहले ऐसे हो रहा था, ऐसे होना चाहिए था साइक्लोप्रोपेन, बट क्या आपस में रिपल्सन कर रहा है कार्बन कार्बन, और रिपल्सन कर रहा है तो रिपल्सन को मिनिमाइज करना चाहेगा, और मिनिमाइज करने के लिए दूर निकल गया, एंगल की तरफ बना लिया। तो साइक्लोप्रोपेन ऐसा नहीं होता है, साइक्लोप्रोपेन कुछ ऐसा होता है, मुड़ा होता है। हर बॉन्ड्स साइक्लोप्रोपेन में मुड़े होते हैं। समझ में आया? साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन को कम करने के लिए होना चाहिए था ऐसा, बट सारे बॉन्ड्स क्या मुड़ गए? जैसे बैम्बू स्टिक क्या मुड़ जाता है, जब उस पे भी पास पास लाओगे रिपल्सन होगा तो क्या वो मुड़ जाता है? भाई पहले दोनों एंड्स दूर दूर है, अब दोनों एंड्स को पास लाने की कोशिश करोगे, क्या बैम्बू स्टिक मुड़ जाएगा? तीर धनुष जैसा बन जाएगा। वैसे ही यहां पे देखो ध्यान से, ये बेटा आपके पास ऐसा होना चाहिए था, बट चूंकि रिपल्सन हो रहा है तो अपने आप को मोड़ लेगा, अपने आप को मोड़ लेगा, अपने आप को मोड़ लेगा। साइक्लोप्रोपेन में बेंट बॉन्ड्स होते हैं, साइक्लोप्रोपेन में बेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है? इसीलिए साइक्लोप्रोपेन का बॉन्ड टूट जाता है और डांसिंग रेजोनेंस शो करता है। आगे पढ़ेंगे, बस इतना याद रखेंगे अभी। साइक्लोप्रोपेन में बेंट बॉन्ड होता है, क्यों? रिपल्सन की वजह से। और रिपल्सन क्यों आ रहा है? एंगल स्ट्रेन की वजह से। और एंगल स्ट्रेन क्यों आ रहा है? क्योंकि 109 होना चाहिए था, बट है कितना? 60 डिग्री। एंगल स्ट्रेन है। क्या यहां पे थोड़ा सा साइज बढ़ गया तो एंगल स्ट्रेन थोड़ा कम हो गया होगा? एंगल स्ट्रेन यहां पे डिक्रीज हुआ होगा। यहां भी एंगल स्ट्रेन है, बट क्या यहां पे एंगल स्ट्रेन और डिक्रीज हुआ होगा? थोड़ा साइज और बढ़ गया, एंगल स्ट्रेन और डिक्रीज हुआ होगा। और यहां पे एंगल स्ट्रेन क्या मिनिमम आ जाता है? और एंगल स्ट्रेन अगर मिनिमम आ गया तो क्या यही स्टेबल है? यहां पर रिपल्सन कम से कम लग रहा है, तो स्टेबिलिटी जो है क्या आपके पास डी की सबसे ज्यादा होगी, देन सी, देन बी, और ए की तो सबसे कम होगी। स्टेबिलिटी आ गया। नंबर ऑफ कार्बन सेम है, स्टेबिलिटी पता है। अगर स्टेबिलिटी पता है तो क्या एचओसी बता सकते हो? क्या उल्टा ऑर्डर हो जाएगा क्या? तो दिस इज ए बी सी डी एचओसी। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो तो आपको स्टेबिलिटी का उल्टा ऑर्डर देखना है। छोटा रिंग अनस्टेबल होता है, बड़ा रिंग स्टेबल होता है। सिंपल। स्मॉल रिंग अनस्टेबल, छोटा रिंग जितने भी होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं एंगल स्ट्रेन की वजह से। और ये ध्यान रखिएगा, इट इज ओनली वैलिड अप टू 6 मेंबर तक। आप ऐसा नहीं कह सकते कि 7 मेंबर और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, नहीं, 6 मेंबर ही स्टेबल होता है। 7 मेंबर से ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर होता है। बोलो क्यों? अब एरोमेटिक कहां आएगा इसमें?
भाई मान लो मैं 7 मेंबर बनाता हूं, भाई 7 मेंबर तो और बड़ा हो गया, तो और स्टेबल होना चाहिए था। आपको पढ़ाया हुआ है बेटा, चेयर फॉर्म चला जाता है, ये चेयर फॉर्म चला जाता है, ये ऐसा थोड़ी होता है, ये तो ऐसा दिखाने के लिए दिखा देते हैं, ऐसा होता थोड़ी है, ये तो चेयर फॉर्म चला जाता है, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ, तो यहां तो रिपल्सन बहुत कम है ना, ये चेयर फॉर्म नहीं बना पाता है, उतना स्टेबल नहीं हो पाता है, इसलिए कहा जाता है ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना स्मॉल रिंग अनस्टेबल, ये केवल और केवल अप टू 6 मेंबर, और आपके पास 6 ही तक आपके सिलेबस में है, तो अच्छी बात यही है। तो स्मॉल रिंग अनस्टेबल है, जैसे ही आपके पास लार्ज रिंग होगा अनस्टेबल, और लार्ज रिंग स्टेबल होगा, बट कहां तक लिखना है, अप टू 6। अगर कोई पूछे 7 मेंबर ज्यादा स्टेबल होगा, नो, 6 मेंबर, 6 मेंबर इसलिए स्टेबल हो गया क्योंकि उसमें चेयर फॉर्म हो गया, 7 मेंबर में चेयर फॉर्म नहीं आता, चेयर फॉर्म केवल और केवल साइक्लोहेक्सेन का होता है, हाँ, एज कंपेयर टू 6 मेंबर अनस्टेबल हो जाएगा। हो गया ये? अभी तक आपने दो कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर आपके पास एचओसी क्वेश्चन आए तो नंबर ऑफ कार्बन देखना है, अगर वो नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए तो आपको क्या देखना है, स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी भी सेम हो जाए इस क्वेश्चन में तो क्या आपको ब्रांचिंग देखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, मान लो आपके पास सिस और ट्रांस है, क्या नंबर ऑफ कार्बन सेम है, और नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो क्या हम सबसे पहले स्टेबिलिटी देखेंगे, स्टेबिलिटी में क्या ट्रांस ग्रेटर देन सिस आएगा, और क्या स्टेबिलिटी का उल्टा ऑर्डर कर देंगे तो एचओसी भी आ जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 में हीट ऑफ कंबशन पूछा है, भले पाई बॉन्ड है बट कंबशन पूछ सकता है, इसकी मर्जी है तो कार्बन और हाइड्रोकार्बन ही, हीट ऑफ कंबशन यहां भी रिलीज होगा, तो हीट ऑफ कंबशन यहां रिलीज होगा, ज्यादा कहां होगा कम कहां होगा। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन तो सेम था, स्टेबिलिटी देख लिया, यहां रेजोनेंस है स्टेबल है, और यहां रेजोनेंस नहीं अनस्टेबल है, तो क्या हीट ऑफ कंबशन उल्टा ऑर्डर कर दें, बी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाँ हो गया, यहां भी नंबर ऑफ कार्बन देखोगे सेम आ रहा है, 4 और 2 6 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो स्टेबिलिटी पहले देख लो, क्या एरोमेटिक है बी वाला, और एचओसी क्या इसका उल्टा ऑर्डर कर देंगे, ए ग्रेटर देन बी आ जाएगा। अब 8th नंबर आप बताओ, 8 नंबर आप सोच के बताओ, एचओसी बताना है आपको, बी ग्रेटर देन ए, क्यों, वाई, नंबर ऑफ ब्रांच, ओके परफेक्ट, यही आंसर। देखो स्टेबिलिटी भी दोनों में सेम आ रही है, ये भी एरोमेटिक ये भी एरोमेटिक, दोनों में स्टेबिलिटी सेम आ रही है। अब क्या देखोगे आपके पास, अगर स्टेबिलिटी भी सेम आ जाए तो क्या करोगे, ब्रांच, एचओसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच, और ब्रांच आ गया तो क्या बी ग्रेटर देन ए आ जाएगा, जल्दी से फटाफट से नोट कर। हाँ, जो पूछना चाह रहे हो वही, अल्फा एस देख रहे हो, हाँ बता रहा हूं, पहले लिख, अब उसका लॉजिक समझ लो। अल्फा एस तब देखते जब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालना है, डबल बॉन्ड का देखना था, बेंजीन का देखना था, यहाँ पे ओवरऑल कंपाउंड देखना है, बेंजीन की स्टेबिलिटी नहीं देख रहे आप, ओवरऑल कंपाउंड का देख रहे हो, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो यहां पे। हो गया क्वेश्चन नंबर 8, करें आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देखो हीट ऑफ कंबशन में, यहां पे आपके पास आओ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखोगे तो यहां पे क्या 4 कार्बन दिख रहा है, यहां पे 3 कार्बन नजर आ रहा है, यहां पे 2 कार्बन, तो इसमें तो कुछ सिंपल है, हीट ऑफ कंबशन क्या हो गया, मोर कार्बन मोर कंबशन। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10। अगेन नंबर ऑफ कार्बन पहले काउंट करो। 2 2 4 1 5 कार्बन नजर आया, यहां पे 4 कार्बन नजर आया और यहां पे 6 कार्बन नजर आया। तो मोर कार्बन मोर स्टेबिलिटी, क्या सी फिर ए फिर बी कैब? नेक्स्ट। पांच कार्बन 5 कार्बन 5 कार्बन। अब स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल देख लेंगे, कौन स्टेबल है ज्यादा? बी फिर सी फिर एचओसी उल्टा कर दे एसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्या यहां ब्रांचिंग आ जाएगा? कितने? नहीं, नंबर ऑफ कार्बन भी आएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो सब में 7 हो गया। तो एचओसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए वाला कॉन्सेप्ट लगेगा? सी बी ए। तो हर वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ब्रांच वाले हों, चाहे आपके पास नंबर ऑफ कार्बन वाले हो, चाहे आपके पास स्टेबिलिटी वाले हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रेजोनेंस एनर्जी। लिख लो फटाफट से। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है रेजोनेंस एनर्जी का। कहीं कहीं आपको क्वेश्चंस में मिला भी होगा, ये रेजोनेंस एनर्जी निकालिए, विच हैज द हायर और विच हैज द लोअर। रेजोनेंस एनर्जी क्या है पहले तो यही समझना है। ये नॉर्मल रेजोनेंस वाला एनर्जी है या कुछ और है, वो समझते हैं। और फिर उसकी कंपैरिजन के लिए 4 या 5 पॉइंट्स है, जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए पॉइंट्स थे, सेम ही यहां पे भी पॉइंट्स है और आपके हो जाएगा। लिखो रेजोनेंस एनर्जी और इसको लिखो हाइफन स्लैश देके स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। दोनों एक ही बात है। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी, कभी कभी पूछेगा स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। कोई आइडिया है आपको कि रेजोनेंस एनर्जी क्या है, स्टेबिलाईजेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट क्या है? एनी आइडिया? व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? क्या मतलब रेजोनेंस एनर्जी अगर आपके दिमाग में बोला जा रहा है पहली बार में, क्या समझ में आ रहा है? व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? ऐसा फील आ रहा होगा कि रेजोनेंस हो रही थी, उसमें कुछ एनर्जी रिलीज हो रहा होगा, वही रेजोनेंस एनर्जी है। ऐसा नहीं होता है, राइट? अब बताता हूं रेजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है। लिखिए, सबसे पहले इसके बारे में दो नाम है इसके, दोनों जान लीजिए। दैट इज स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या है? रेजोनेंस एनर्जी क्या है? देखो, जब आप रेजोनेंस करते हैं तो बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और फिर हाइब्रिड बनेगा। यही होता है रेजोनेंस का फिनोमेना, कि एक कंपाउंड है जिसके बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिलाकर एक हाइब्रिड बनता है ना? हमने ये भी पढ़ा है कि बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसमें मोस्ट स्टेबल कौन है, लीस्ट स्टेबल कौन है, ये भी देख लिया है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, उसका एनर्जी, और हाइब्रिड का एनर्जी, इन दोनों का जो गैप होता है इसी को कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। नहीं आया समझ में? वापस देखो, मान लो एक कंपाउंड है, मान लो मैंने एक कंपाउंड दिया आपके पास, ये हो गया आपके पास बेंजीन और CH2+। क्या इसका हम हाइब्रिड बनाएंगे? भाई इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले। इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे
तो डबल बॉन्ड CH2, यहां पे CH2 प्लस आ रहा था। इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो प्लस यहां आ रहा था और आपके पास देखोगे CH2 यहां जा रहा था। जब इसका नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या आपके पास बेटे प्लस यहां आ रहा था और देखोगे तो CH2 प्लस यहां जा रहा था, नहीं जा रहा था। जब नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या आपके पास ये कुछ इस तरह से CH2 जा रहा था, हाँ या ना। अब इसका हाइब्रिड देखते हैं। अब लेट्स सी द हाइब्रिड। जब आप हाइब्रिड देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास हाइब्रिड आएगा और यहां पे CH2 प्लस जा रहा था, यहां पे डेल प्लस 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 था। क्या यही हाइब्रिड था? अब मुझे बताओ, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके 5 बन गए हैं, इन 5 में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? फिफ्थ वाला, फर्स्ट वाला क्यों नहीं? यहां पे भी चार्ज आएगा, यहां पे भी चार्ज आएगा। कैलकुलेट करो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है ही ना। देखो सबसे पहले क्या देखते थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए? पाई बॉन्ड कंपेयर करते थे, क्या सब में पाई बॉन्ड सेम आ रहा है? फिर ऑक्टेट चेक करते थे, सब में कार्बन पे प्लस है, सबका इनकम्प्लीट है। फिर बेटा हम लोग चार्ज देखते थे, न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज। क्या 1 और 5 एक ही है ना यार? 1 और 5 तो एक ही बात है, दोनों ही चार्ज है। यहां भी चार्ज है, यहां भी चार्ज है, यहां भी चार्ज है, तो सारे ही चार्ज हो गए। उसके बाद क्या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखते थे? तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे देखोगे? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे प्लस चार्ज स्टेबल होता था। फिर क्या देखते थे? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे माइनस चार्ज स्टेबल होता था। प्लस चार्ज तो अनस्टेबल होगा ना। फिर डिस्टेंस देखते थे, डिस्टेंस तो तब आएगा जब 2 चार्ज हो। यहां किससे देखोगे? यहां कैसे पता करोगे स्टेबिलिटी ऑर्डर? देखो ध्यान से, क्या यहां पे एरोमेटिसिटी टूट गई है? क्या यहां पे एरोमेटिसिटी टूट गई है? क्या यहां पे एरोमेटिसिटी टूट गई है? लेकिन क्या ये दोनों एरोमेटिक हैं? तो इस स्ट्रक्चर में 1 और 5 इक्वली स्टेबल हैं। 1 और 5 सबसे ज्यादा स्टेबल है और दोनों की स्टेबिलिटी 1 है, क्योंकि दोनों ही एरोमेटिक रिंग को बना रहा है। अब देखो, तो क्या आपको पता चल गया सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और आपको पता चल गया है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या कहा जाता है? सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और सबसे जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस इज रेजोनेंस एनर्जी। व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड द हाइब्रिड, इसी को क्या बोल देते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। द एनर्जी गैप बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिड। क्या हाइब्रिड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लस हाइब्रिड दोनों में कंपेयर करो तो क्या हाइब्रिड सबसे ज्यादा स्टेबल है? तो हाइब्रिड इज द मोस्ट स्टेबल, हाइब्रिड इज द रियल, ये पढ़ाया हुआ है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सबसे स्टेबल और हाइब्रिड, इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस आता है उसी को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। और ये एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, आप नहीं निकाल पाओगे कि इसकी एनर्जी क्या है, आप नहीं बताओगे इसकी एनर्जी क्या है, आप गैप नहीं कर पाओगे। आपको बस डेफिनेशन समझना है कि रेजोनेंस एनर्जी क्या है। सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इन दोनों स्ट्रक्चर की एनर्जी का डिफरेंस को क्या बोल दिया? रेजोनेंस एनर्जी। अच्छा, ये जब एक्सपेरिमेंटली निकाला गया तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे बेस्ड था। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे बेस्ड था, लिखेंगे इट वाज बेस्ड ऑन HOH। इट वाज बेस्ड ऑन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। भाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से तो आप स्टेबिलिटी बता ही सकते हो, बता सकते हो नहीं? अभी तो पढ़ा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बता सकते हो। चलो, इट वाज बेस्ड ऑन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जब आपने रेजोनेंस एनर्जी लेबोरेटरी में कैलकुलेट करोगे तो रेजोनेंस एनर्जी आता है थ्योरेटिकल HOH माइनस एक्सपेरिमेंटल HOH। थ्योरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन माइनस एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। डेफिनेशन वाइज, सॉरी, एक्सपेरिमेंट में ऐसे आता है, इसको लिख लीजिए, भूल जाइए, क्योंकि एनसीईआरटी में बस एक लाइन लिखा हुआ है, इट इज बेस्ड ऑन HOH। अब वो कैसे बेस्ड है ऐसे निकलता है, बस इसका कोई क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं आएगा। बट जो रियल हमें समझना है, व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? द एनर्जी गैप बिटवीन मोस्ट स्टेबल RS एंड हाइब्रिड।
द एनर्जी गैप बिटवीन मोस्ट स्टेबल आरएस, सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, द एनर्जी गैप बिटवीन मोस्ट स्टेबल आरएस एंड रेजोनेंस हाइब्रिड, द एनर्जी गैप बिटवीन most stable RS and resonance hybrid is called resonance energy. The energy gap between सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड उसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, क्या उसी को हम लोग बोल देते हैं रेजोनेंस एनर्जी? जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चंस में इस तरह से आता है कई बार डायग्राम बना के, कोई कंपाउंड का यहां पे दिया हुआ है, ये RS1 है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, इसका एनर्जी है, वाई एक्सिस पे बेटा हमने एनर्जी रखा है। कंपाउंड RS2 हो सकता है उससे ज्यादा स्टेबल हो तो उससे कम एनर्जी हो गया, RS3 उससे और ज्यादा स्टेबल हो तो उसकी कम एनर्जी हो गया, हो सकता है RS4, 4 ही RS है मान सकते हैं, बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसका एनर्जी दिया हुआ है। और हाइब्रिड की एनर्जी कहां आएगी ये मुझे बताओ, ऊपर या नीचे? क्यों नीचे? क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल है, हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, हाइब्रिड रेजोनेंस के हिसाब से सबसे ज्यादा स्टेबल है, और जो सबसे ज्यादा स्टेबल है क्या उसकी एनर्जी सबसे कम होती है? तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी क्या सबसे कम पाई जाएगी? अब ध्यान देना, व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी, बोर्ड पे देखो, रेजोनेंस एनर्जी कहता है कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? जिसकी एनर्जी कम है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और जो हाइब्रिड है, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है, इसी को क्या बोल देते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। इसी को बोल देते हैं दिस इज रेजोनेंस एनर्जी। जैसे क्वेश्चन में आपको दिया होगा 100 किलो जूल पर मोल, यहां पे दिया होगा 80 किलो जूल पर मोल, यहाँ पे 60 दिया होगा, यहाँ पे 40 दिया होगा, यहाँ पे 20 दिया होगा, तो रेजोनेंस एनर्जी विल बी क्या 20 किलो जूल पर मोल आएगा? नहीं आएगा, सिंपल। तो रेजोनेंस एनर्जी आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे स्टेबल, उसका एनर्जी देखना है, और हाइब्रिड का एनर्जी देखना है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिड का एनर्जी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, इसी को क्या बोल देते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। और जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी, मोर रेजोनेंस मोर रेजोनेंस एनर्जी, सिंपल कॉन्सेप्ट, मोर रेजोनेंस एनर्जी। यहां पे 4 पॉइंट्स हैं, बस इसी में लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी हो। अच्छा, मोर रेजोनेंस मोर एनर्जी क्यों बोल रहा हूं मैं? एक बार कॉन्सेप्ट समझो। क्योंकि जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, क्या स्टेबिलिटी और बढ़ेगी? स्टेबिलिटी बढ़ा तो क्या एनर्जी कम आ गया? तो एनर्जी कम हो गया तो एनर्जी गैप बढ़ेगा ना। देयरफॉर मोर रेजोनेंस एनर्जी। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी आएगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी आएगा। क्या रेजोनेंस ज्यादा होने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी? स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या और नीचे की तरफ आएगा? भाई अगर जितना ज्यादा रेजोनेंस कराएंगे उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो और नीचे की तरफ आएगा, तो जितना नीचे की तरफ बढ़ता चला जाएगा क्या रेजोनेंस एनर्जी और बढ़ता चला जाएगा? तो रेजोनेंस कराते जाओ, रेजोनेंस एनर्जी बढ़ता चला जा रहा है। बोलो समझ में आया? नेक्स्ट, उसके बाद सबसे पहला, अगर मान लो आपके पास एरोमेटिक है तो क्या वो सबसे स्टेबल है? एरोमेटिक की रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक एंड देन एंटी एरोमेटिक। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन आता है कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी, उसी के लिए मैं बता रहा हूं। ये जो पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूं, ये लिखवा रहा हूं कंपैरिजन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी के लिए, कि आपके पास क्वेश्चंस में आएगा तो आप क्या क्या सोचोगे। पहला पॉइंट सोचना है ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होगी। दूसरा सोचना है आपके पास एरोमेटिक वाला। तीसरा, अगर मान लो आपके पास इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहीं दिख जाए तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है।
आप सिंपली देखना, जो स्टेबल ज्यादा कर रहा है वो एनर्जी ज्यादा बनाएगा। इक्विवेलेंट रेजोनेंस हैज मोर रेजोनेंस एनर्जी देन नॉर्मल। इक्विवेलेंट रेजोनेंस की ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी है एज कंपेयर टू नॉर्मल रेजोनेंस। मोर, आप इससे रिलेट ना करो, ये दीज आर एक्सपेरिमेंटल थिंग्स। वहां पे देखिए, ये एचओएच पे बेस्ड है, ये सब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे बेस्ड है, ये रेजोनेंस पे बेस्ड नहीं है, स्टेबिलिटी बेस्ड नहीं है, उसको देखना। यस। उसके बाद एक और चीज बताओ मुझे, लीनियर रेजोनेंस स्टेबिलिटी देता है या क्रॉस? लीनियर देता है, तो जो स्टेबिलिटी देगा वो एनर्जी ज्यादा देगा। तो लीनियर रेजोनेंस हैज मोर रेजोनेंस एनर्जी। ये स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है। लीनियर रेजोनेंस हैज मोर रेजोनेंस एनर्जी देन क्रॉस रेजोनेंस। एक और चीज बताना, न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज होता है ना? तो मैं ये लिख सकता हूं कि अगर रेजोनेंस में नया चार्ज डेवलप हो रहा है तो रेजोनेंस एनर्जी कम होगा, क्योंकि पहले से कोई चार्ज नहीं है। अब मैं नया चार्ज डेवलप कर रहा हूं तो क्या अनस्टेबल हो रहा है? पहले न्यूट्रल था, अब चार्ज डेवलप होने से चार्ज हो रहा है, तो क्या अनस्टेबल हो रहा है? अनस्टेबल हो रहा है तो एनर्जी कम होगी। स्टेबिलिटी से एनर्जी बढ़ती है, अनस्टेबिलिटी से एनर्जी कम होती है। तो यहां पे लिखोगे ड्यू टू न्यू चार्ज डेवलपमेंट। अगर नया चार्ज डेवलपमेंट हो रहा है तो स्टेबिलिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो रेजोनेंस एनर्जी भी कम। स्टेबिलिटी कम होगा तो एनर्जी भी कम होगा। क्या हमने पढ़ा है ना कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू चार्ज। तो चार्ज आया तो क्या अनस्टेबल हुआ? अनस्टेबल होगा तो रेजोनेंस एनर्जी कम हो गया। ये वाला एनर्जी और रेजोनेंस एनर्जी अलग है। रेजोनेंस एनर्जी स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये एचओएच है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। आपको सिंपल रेजोनेंस एनर्जी में ये देखना है, जो स्टेबल करेगा वो ही रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा, क्योंकि ये कौन सी एनर्जी है? स्टेबलाइज करने वाली एनर्जी है। उल्टा सोचिए, कि गैप को रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। दैट इज नॉट नॉर्मल एनर्जी। चलो एक लास्ट पॉइंट है, समझा रहा हूं, एक लास्ट पॉइंट है, लिख देता हूं। रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बेंजीनॉइड रिंग्स। जितना ज्यादा बेंजीन रिंग्स बनेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, और स्टेबिलिटी आएगी तो रेजोनेंस एनर्जी उतना ही डिक्रीज होगा। क्या हो रहा है भाई? इतना ही है, 4-5 पॉइंट्स हैं रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करने के लिए। आपको सीधा देखना है कि रेजोनेंस से जितना जितना ज्यादा रेजोनेंस हो गया, क्या स्टेबिलिटी बढ़ेगी? स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या स्टेबल करने वाली एनर्जी भी रिलीज हो जाएगी? भाई स्टेबिलिटी बढ़ने से क्या एनर्जी रिलीज होता है? तो स्टेबिलिटी बढ़ रहा है रेजोनेंस होने से, तो स्टेबल करने वाली एनर्जी रिलीज होगी, इसीलिए स्टेबलाइजेशन एनर्जी रिलीज होगी, रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होगी। वही तो कह रहा हूं मैं। ये एचओएच की एनर्जी है और वो स्टेबलाइजेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट है। चलो लिख लो, क्वेश्चंस कराता हूं, फॉर और समझ आएगा। हाँ, बेस्ट थिंग याद कर लेंगे, सबसे बेस्ट चीज वही है। आपको यही देखना है कि जितना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ने से क्या एनर्जी रिलीज होगी? तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी रिलीज होगी।
तो आपको ये देखना है कंपाउंड कितना स्टेबल है, जो स्टेबल है उसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है। मोर स्टेबल, मोर रेजोनेंस एनर्जी रिलीज्ड, मोर रेजोनेंस, मोर स्टेबिलिटी, मोर रेजोनेंस एनर्जी रिलीज्ड, मोर स्टेबलाइजेशन एनर्जी रिलीज्ड। हम एचओएच में क्या पढ़ रहे हैं? एनर्जी रिलीज। एचओसी में क्या पढ़ रहे हैं? एनर्जी रिलीज। रेजोनेंस एनर्जी क्या है? एनर्जी रिलीज। आप जो सोच रहे हो वो कंपाउंड की एनर्जी गेन सोच रहे हो, दैट इज डिफरेंट। खैर क्वेश्चंस में और क्लैरिटी आएगी। कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी, करे क्वेश्चंस? आ जाओ कंपेयर करो क्वेश्चंस में। सबसे पहले बोर्ड पे देखो, अगर आप बोर्ड पे देखोगे तो कंपाउंड में रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करना है। क्या ये एरोमेटिक नजर आ रहा होगा? 1 2 3, तो 3 में क्या आपके पास ऑड पेयर आया? ऑड पेयर, तो क्या ये एरोमेटिक हो गया? तो 1 2, तो क्या बेटा ये इवन आ रहा है, तो एंटी एरोमेटिक नजर आ रहा है। और क्या sp3 दिख गया? sp3 वाला नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। मुझे आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दीजिए बस, छोड़िए बाकी चीजें। क्या एबीसी, एसीबी, क्या रेजोनेंस एनर्जी रिलीज पूछ रहा है? तो जो ज्यादा स्टेबल हुआ क्या उसकी एनर्जी भी ज्यादा रिलीज हुई? जो ज्यादा स्टेबल हो रहा है क्या उसमें स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज हो गई? वही रिलीज्ड एनर्जी सोचना है आपको, ठीक है? कंपाउंड के पास कितनी बची वो नहीं सोचना है। रेजोनेंस एनर्जी इज एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम, बाहर कितना रिलीज हो गया। अब जैसे दूसरे वाले में देखो, क्या 1 2 3 4, क्या ये नॉन एरोमेटिक बताया हुआ है? टब शेप बताया हुआ है ना। 8 मेंबर और उससे बड़े वाले अगर एंटी एरोमेटिक हो तो नॉन एरोमेटिक बदल जाते हैं। क्या ये एरोमेटिक हो गया 1 2 3? क्या यहां पे 1 2 एंटी एरोमेटिक हो गया? अगर मैं स्टेबिलिटी पूछूं तो क्या बी का ज्यादा होगा, फिर ए का, फिर सी का? तो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा स्टेबल होगा तो ज्यादा स्टेबलाइजेशन एनर्जी रिलीज हो गई। तो रेजोनेंस एनर्जी जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, क्या वही होने वाला है? यहां रिलीज एनर्जी सोचिए, सीधा स्टेबिलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, खत्म कहानी। कुछ नहीं कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई ये पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा देख लीजिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर विल बी द रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर, खत्म। रिलीज्ड, यस, गेन था। कंपाउंड की टोटल एनर्जी सोच रहे हो आप, दैट इज नॉट द केस। रिलीज्ड एनर्जी, स्टेबलाइजेशन इसीलिए वर्ड यूज किया है, स्टेबलाइज करने में जो एनर्जी रिलीज हो गई। यस यस, तब गैप कम हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 वाले में, क्या आपको एरोमेटिक नजर आ रहा होगा? एरोमेटिक नजर आ रहा है, ये लोन पर लोकलाइज्ड होता है, पिरिडीन है। यहां पे क्या ये भी एरोमेटिक नजर आ रहा है, लेकिन क्या मोर रेजोनेंस मोर एनर्जी रिलीज? दोनों अगर एरोमेटिक है तो ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, 3 पाई बॉन्ड है ना। यहां पे उसके कंपैरिजन में 5 एटम में रेजोनेंस हो रहा है, यहां पे 6 एटम में रेजोनेंस हो रहा है, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ रेजोनेंस हो रहा है। ज्यादा रेजोनेंस ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। स्टेबिलिटी भी अगर पूछा जाए तो क्या ए ग्रेटर देन बी होगा? मोर अमाउंट ऑफ रेजोनेंस, लेस अमाउंट ऑफ रेजोनेंस, तो क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर ही रेजोनेंस एनर्जी हो जाएगा? ए ग्रेटर देन बी। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही स्टेबल होगा, और स्टेबल होने में एनर्जी रिलीज हो गई, ए ग्रेटर देन बी। अमाउंट ऑफ रेजोनेंस कैसे देखते हैं? नंबर ऑफ एटम। क्या पहले वाले में 6 एटम में रेजोनेंस हो रहा है, दूसरे वाले में केवल 5 एटम में रेजोनेंस हो रहा है, तो नंबर ऑफ एटम में रेजोनेंस ज्यादा, इसका मतलब रेजोनेंस ज्यादा। स्टेबिलिटी का ही ऑर्डर देख रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक बार ध्यान से देखना फिर लिखना। पहले एक साथ रेजोनेंस एनर्जी कॉन्सेप्ट देख लो। क्या ये पहला वाला भी एरोमेटिक नजर आ रहा होगा? केवल CROP। दूसरा वाला भी आपके पास आ रहा है, ये भी एरोमेटिक, दोनों ही एरोमेटिक नजर आ रहा है। तो क्या ज्यादा रेजोनेंस है ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी? तो सिंपल स्टेबिलिटी का ऑर्डर वैसे भी आपको पढ़ाया हुआ है, एरोमेटिक के अंदर ट्रोपोलियम सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। हमेशा ट्रोपोलियम स्टेबल नहीं होता है, ऑलवेज स्टेबल नहीं होता है, दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो आप पढ़े हुए हो। ट्रोपोलियम हमेशा स्टेबल नहीं होगा, ये अगली क्लास में मैं आपको लिखवा भी दूंगा, ठीक है? अगली क्लास का ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, ट्रोपोलियम हमेशा स्टेबल नहीं होता है, बट अगर एरोमेटिक आए उसके अंदर का सबसे स्टेबल है ये। एमोंग एरोमेटिक दैट इज द हाईली स्टेबल। इससे ऊपर तब मैं बताऊंगा बैक बॉन्डिंग। अगर मैं इससे ऊपर कल मैं पढ़ाऊंगा ये CH2+, मान लो यहां पे OH लगा हुआ है, ये हाईली स्टेबल है, इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्टेबल है ये।
बीबी सबसे स्टेबल होता है, बैक बॉन्ड, पढ़ाएंगे कल, ठीक है। तो ये भले ही देखने में इतना बड़ा है, रेजोनेंस लग रहा है, एरोमेटिक हो रहा है, पर ये छोटा सा बैक बॉन्ड स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना, कल आपको ये पता चलेगा। तो ये ट्रोपोलियम का स्टेबल है, हमेशा स्टेबल नहीं है, ट्रोपोलियम एरोमेटिक का स्टेबल है, तो स्टेबल हो गया तो रेजोनेंस एनर्जी भी सेम आ जाएगा क्या, है ना। इसको आप लिखना चाहें तो लिख लें, दिस इज ट्रोपोलियम केटायन। नेक्स्ट यहां आ जाओ, क्या आपके पास 1 2 3 एरोमेटिक हो गया, क्या यहां पे बेटा इक्विवेलेंट रेजोनेंस नजर आया होगा, और अगर इक्विवेलेंट रेजोनेंस आ जाए तो क्या नॉर्मल रेजोनेंस से बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो क्या अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर बोल दूं तो बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा क्या, स्टेबिलिटी ऑर्डर इज बी ग्रेटर देन ए और रेजोनेंस एनर्जी इज आल्सो बी ग्रेटर देन ए। जितना स्टेबल होगा उतना ही स्टेबल करने वाली एनर्जी रिलीज हो गई, स्टेबलाइजेशन एनर्जी रिलीज। क्या यहां पे पहले वाले में नजर आ रहा है कि ये आपके पास यहां रेजोनेंस होगा और यहां भी रेजोनेंस होगा, बट क्या यहां इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है ना, दोनों अगर सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने लगे, क्या उसको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। आपके सिलेबस में केवल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिलेबस में, हमेशा के लिए रट लो, आपके सिलेबस में केवल 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिलेबस में है। एक है बेटा सल्फोनिक एसिड में मैंने कराया हुआ है, एस डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, और एक है बेटा आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस। बस ये ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है और यहाँ पे केवल और केवल 1 इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है। बस कौन ज्यादा स्टेबल होगा इन दोनों में भी, सल्फोनिक। इसीलिए तीसरा लेक्चर में पढ़ाऊंगा सल्फोनिक एसिड इस दुनिया का सबसे ज्यादा एसिडिक है। सल्फोनिक एसिड, आपको क्या लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्टेबल होगा, बट स्टेबल होता कौन है, सल्फोनिक एसिड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पढ़ाऊंगा सल्फोनिक एसिड इस दुनिया का सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड है। क्यों, इक्विवेलेंट उसका देखो एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा है। चलो खैर वो रट लो, 2 ही इक्विवेलेंट रेजोनेंस आपके सिलेबस में है, वही आएगा। अब आ जाओ इन दोनों में, क्या इक्विवेलेंट रेजोनेंस का स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, क्या स्टेबिलिटी भी ग्रेटर देन ए लिख दूं और रेजोनेंस एनर्जी या स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी ग्रेटर देन ए लिख दूं। हाँ किसमें, देखो अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या आपके पास कुछ ऐसा बन रहा है, देखो रेजोनेंस कराओगे 1 2 3 लिखो, बन गया। लेकिन क्या ये सेम बन रहा है, नहीं, यहां कार्बन पे माइनस है, ओ पे माइनस है, सेम नहीं बन रहा है। लेकिन जब यहां पे बनाओगे तो क्या CH3C यहां O माइनस और यहां डबल बॉन्ड हुआ, क्या सेम बन रहा है, अगर सेम बन रहा है तो इसको इक्विवेलेंट रेजोनेंस कहते हैं। अगर सेम बन गया तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस कहते हैं, सेम नहीं बना इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं कहेंगे। 2 ही जगह इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है, सल्फोनिक और कार्बोक्सिलिक। हो गया, आगे बढ़े, क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मान लो पहला वाला 7th नंबर में ध्यान से देखना, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्या यहां पे लीनियर रेजोनेंस समझ में आ रहा है और यहां पे क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है, यहां पे वन साइडेड रेजोनेंस है एक साइड से, और क्या यहां पे डबल साइडेड रेजोनेंस है, इसी को क्रॉस बोलते हैं। तो कौन स्टेबल है, लीनियर या क्रॉस, लीनियर, और रेजोनेंस एनर्जी वही हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 करो जरा, अगेन वही कॉन्सेप्ट है, यहां पे वन साइडेड रेजोनेंस है, क्या यहां पे दोनों साइड से क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है, तो लीनियर रेजोनेंस पहले वाले में और क्रॉस रेजोनेंस दूसरे वाले में। अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछूं तो ए ग्रेटर देन बी, रेजोनेंस एनर्जी भी बेटा ए ग्रेटर देन बी। क्वेश्चन नंबर 9 दोनों ही एरोमेटिक है, पहले बता दो, क्वेश्चन नंबर 9 दोनों ही एरोमेटिक है, सीआरओपी सीआरओपी लग रहा है। क्या एक जगह ऑक्सीजन है एक जगह नाइट्रोजन है, तो क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन देगा, तो ज्यादा अच्छे से देगा तो ज्यादा एरोमेटिक बनाएगा, ज्यादा एरोमेटिक बनाएगा तो ज्यादा स्टेबल करेगा। दोनों ही इलेक्ट्रॉन देगा बट आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा बी वाले में, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल करेगा। और जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है क्या वही रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। हाँ
9th में? क्यों? अच्छा 10th अभी किया ही नहीं, रुको। टेंथ में ध्यान से देखना, जब आप रेजोनेंस, अभी आपको स्टेबिलिटी नहीं नजर आएगी, आप चेक कर लो, कंपाउंड देख के रेजोनेंस नहीं है, लेकिन जब आप इसका रेजोनेंस करा दो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी आएगी। जब आप इसका रेजोनेंस कराओगे तो क्या 1 2 3 O माइनस पे जाएगा, यहां पे N माइनस बन रहा है, कौन स्टेबल है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे माइनस स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी A ग्रेटर देन B होगा, रेजोनेंस एनर्जी भी A ग्रेटर देन B होगा। सिंपल, रेजोनेंस कराने के बाद इसकी स्टेबिलिटी चमकेगी। 10th नंबर। स्टेबिलिटी और रेजोनेंस एनर्जी, यही रिलेशन है। तुम्हारी क्लासेस की टाइमिंग चेंज हो गई है? क्यों? होने दो भाई, टाइम अपने आप होगा, जब मैं छोड़ दूंगा तो टाइम हो जाएगा। पता नहीं क्यों, पहले तो ज्यादा सही था, मेरे को तो ज्यादा सही लगता था, पर ठीक है, आपको पहले छोड़ दे रहे हैं ऐसा? आपकी छुट्टी पहले हो रही है? अच्छा सैटरडे को भी हो रहा है, तो अच्छी बात है, और अच्छी बात है। चलिए, क्या आपके पास 11th नंबर, 11th नंबर में स्टेबिलिटी की बात करेंगे, एरोमेटिक एरोमेटिक दोनों ही है, कौन स्टेबल है? फिनोल या O माइनस? पहला रूल क्या बताया था? मोर रेजोनेंस एनर्जी, ज्यादा अच्छा रेजोनेंस कहां होगा? O माइनस में। आपको कहीं बताया न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज देखना है? कहीं ये 4 पॉइंट में लिखा है न्यूट्रल मोर स्टेबल देन चार्ज देखना है? तो क्यों देखा आपने? इनफैक्ट मैंने ये भी लिखा है कि अगर नया चार्ज आप बना रहे हो रेजोनेंस के बाद, तो रेजोनेंस एनर्जी कम हो जाएगा। तो पहले वाले में क्या रेजोनेंस कराने के बाद नया चार्ज डेवलप हो जाएगा? पहले ये बहुत स्टेबल था, जैसे ही रेजोनेंस कराओगे क्या अनस्टेबल हो गया? और ये तो पहले से भी O माइनस है, बाद में भी माइनस रहेगा। तो जैसे ही नया चार्ज डेवलप होता है किसी कंपाउंड में रेजोनेंस के बाद, रेजोनेंस एनर्जी कम हो जाती है। यही एक कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लिक नहीं करता है। लिख लीजिए यहां पे, ड्यू टू न्यू चार्ज डेवलपमेंट, अगर नया चार्ज डेवलप हो रहा है तो रेजोनेंस एनर्जी कम हो जाता है। तो जब 11th में रेजोनेंस कराओगे तो नया चार्ज डेवलप हो रहा है, तो रेजोनेंस एनर्जी उसकी कम हो जाएगा। सीधा रेजोनेंस एनर्जी लिखो, बी का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए। पहले पॉइंट से भी आप कर सकते थे कि मोर रेजोनेंस एनर्जी, क्या एनाइन ज्यादा रेजोनेंस करेगा, ज्यादा डोनेट करेगा? तो ज्यादा रेजोनेंस करेगा, ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होगी। यहां उसके रिस्पेक्ट में कम रेजोनेंस करेगा, कम रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होगी। सिंपल। या फिर जो आपको पढ़ाया है उससे कर लीजिए, अगर नया चार्ज डेवलपमेंट हुआ तो क्या रेजोनेंस एनर्जी कम हो गई? सिंपल, ड्यू टू न्यू चार्ज डेवलपमेंट रेजोनेंस एनर्जी कम हो गई। ध्यान रखिएगा, अगर न्यूट्रल कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस एनर्जी हमेशा कम होगी, क्योंकि न्यूट्रल अगर रेजोनेंस करेगा तो क्या नया चार्ज डेवलप होगा? देखो यहां पे O माइनस बन जाए, डोनेट करने के बाद O प्लस बनेगा, O प्लस बन गया तो अनस्टेबल हो गया वो। नेक्स्ट, हमेशा जब भी नया चार्ज डेवलप हो जाए रेजोनेंस एनर्जी कम होगा। दूसरे वाले में बताइए, सेम कॉन्सेप्ट है, क्या यहां नया चार्ज डेवलप हो रहा है और नया चार्ज डेवलप हो रहा है तो रेजोनेंस एनर्जी इसका भी कम हो जाएगा। या फिर आप पहले ऑप्शन से भी कर लीजिए, बी वाले में ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है क्या एज कंपेयर टू ए? अगर एज कंपेयर टू ए बी वाले में ज्यादा रेजोनेंस है तो ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, दोनों ही न्यूट्रल है इस बार, आप कैसे कंपेयर करोगे? क्या यहां रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है और यहां मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कम हो रहा है, तो क्या मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी, ए ग्रेटर देन बी। तो सेम ऑर्डर आ जाएगा रेजोनेंस एनर्जी का, ए ग्रेटर देन बी। अब सिंपल है,
जितना ज्यादा बेंजीन होगा उतना ज्यादा रेजोनेंस होगा, उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी आएगी। तो मोर बेंजीन मोर आपके पास सीबीए आ जाएगा। जितना ज्यादा बेंजीन होगा उतना ज्यादा रेजोनेंस होगा, उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना है, अगर आपके पास न्यूट्रल और चार्ज के बीच में रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करने आए, बिटवीन न्यूट्रल एंड चार्ज, उल्टा चलता है यहां पे, बिटवीन न्यूट्रल एंड चार्ज रेजोनेंस एनर्जी किसका ज्यादा होता है? चार्ज का। स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा? न्यूट्रल का। बट रेजोनेंस एनर्जी किसका ज्यादा होगा? स्टार लगा के लिख लीजिए। बाकी सारी ऑर्डर सेम चलेंगे, बट न्यूट्रल और चार्ज वाला रिवर्स हो जाएगा। उसका लॉजिक वही है कि अगर नया न्यूट्रल वाले में अगर रेजोनेंस कराओगे तो क्या चार्ज डेवलप हो जाएगा, अनस्टेबल ज्यादा हो जाएगा। हो गया? किसमें रेजोनेंस नहीं है? नहीं, रेजोनेंस हो रहा है ना। पाई सिग्मा लोन पेयर क्यों नहीं होगा? रेजोनेंस होगा। पाई सिग्मा लोन पे रेजोनेंस होगा, पाई सिग्मा चार्ज रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा, दोनों में रेजोनेंस होगा। और देखो दूसरे वाले में ज्यादा अच्छा रेजोनेंस होगा, एनाइन है, नेगेटिव चार्ज है। हाँ, यहां लोन पेयर है तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा अच्छा रेजोनेंस करता है, तो ज्यादा अच्छा रेजोनेंस, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। केटाइन नो, सेम ही होगा वैसे तो, आप करके देखो। केटाइन बनेगा ही नहीं, केटाइन डोनेट ही कैसे करेगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, मोर बेंजीन मोर रेजोनेंस एनर्जी। दोनों में बेंजीन का नंबर सेम है, आप कैसे करोगे? डबल बॉन्ड देखो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 3 9, पेरीफेरी का देखना है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन मैंने बताया था कि भाई जब ये बने तो इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के चेक करने, इसको पेरीफेरी पे ला सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहले आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो, छोड़ो रेजोनेंस एनर्जी तो बाद में बताते हैं, पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो। 1 2 या 2 1? 1 2 2 1, बहुत बढ़िया। क्या ये इसको ऐसा बना सकते हैं? देखो उसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बना सकते हैं। अब पेरीफेरी काउंट करो, ये भी एरोमेटिक हो रहा है भाई, पेरीफेरी काउंट कर लो, एरोमेटिक आ रहा है, बी वाले में भी एरोमेटिक आ रहा है। क्यों? सिंपल कॉन्सेप्ट सोचना था, पता नहीं क्यों नहीं सोच पा रहे हो। रेजोनेंस ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन में हो रहा है, यहां कम नंबर ऑफ कार्बन में हो रहा है। भाई रेजोनेंस यहां भी हो रहा है, वहां भी हो रहा है, लेकिन रेजोनेंस ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन में हो रहा है, तो मोर रेजोनेंस एनर्जी विल बी रिलीज। तो रेजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट बी ग्रेटर देन ए लग जाएगा, खत्म। दोनों ही एरोमेटिक है, दोनों ही सेम है, सब में sp2 है चल रहा है, बट क्या उसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन में रेजोनेंस हो रहा है? ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन में रेजोनेंस है तो ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी। फिनिश। 15 क्वेश्चन इसके हो गए आपके पास। हाँ, अब आज इतना ही रखेंगे, तो इसके बाद जो आपकी क्लास होगी उसमें हम लोग बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ेंगे।